आज मैं क्लास 12th के लिए 100 मार्क्स हिंदी का वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। और ये जो है दिगंत भाग 2 के गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बातचीत। मैं इसका समरी बताने जा रहा हूँ। समरी को बताने से पहले मैं लेखक के परिचय बता देता हूँ, लेखक के विषय के बारे में बता देता हूँ। तो बातचीत के लेखक जो हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं, जिनका पूरा नाम भी बालकृष्ण भट्ट ही है। और चलते हैं अब इनका जानते हैं जन्मभूमि के बारे में, जन्मस्थल के बारे में। तो जन्म हुआ था इनको 3 जून 1844 ईस्वी को। जन्म 3 जून 1844 ईस्वी को हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हो गया था। इनके अभिभावक में इनके पिता पंडित बेनी प्रसाद थे। इनका कर्म भूमि है भारत, और इनका कर्म क्षेत्र था जिसमें उन्होंने काम किया हिंदी साहित्य में। इनके द्वारा लिखे गए कुछ मुख्य रचनाओं को जानते हैं, जैसे इन्होंने साहित्य सुमन, नूतन, ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकेट खेल इत्यादि जैसे मुख्य रचनाओं का भी उन्होंने रचना किया है। और इनके जो भाषा था इन रचनाओं को लिखने का, जिसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला और फारसी भाषाओं में इन्होंने रचनाएं की। और ये किस रूप से प्रसिद्ध हुए उसके विषय में जानते हैं। तो ये एक नाटककार, पत्रकार, उपन्यासकार और निबंधकार भी थे, इसलिए इनको पूरे विश्व भर में प्रसिद्धि मिली। विशेष इनकी योगदान जो है उसमें रहा गद्य काव्य की रचनाएं सर्वप्रथम बालकृष्ण भट्ट जी ने ही प्रारंभ की थी, जिसके चलते उनको मतलब कि विशेष योगदान के लिए याद किया जाता है, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट के पहले इन गद्य काव्य की रचनाओं का बहुत ही अभाव था, न के बराबर था। हिंदी गद्य काव्य को पूरे भारत में एक विशेष पहचान दिलाने में इन्हीं की मुख्य भूमिका था। और कुछ भी जानते हैं इनके बारे में, चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर इनका नागरिकता क्या था, किस देश से ये संबंध रखते थे। तो इनकी नागरिकता थी भारतीय, जो भारत के ही रहने वाले थे। अब जानना है कि ये कौन से काल के लेखक थे। तो ये जो हैं भारतेंदु युग काल के लेखक थे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग जो 20वीं सदी के पहले 2 दशकों का युग है, उस द्विवेदी युग का समय जब 1900 से 1920 तक माना जाता था, तो वो द्विवेदी युग कहलाता था। अब हम लोग को जानना है कि भारतेंदु युग जो है वो द्विवेदी युग से पहले था, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही पड़ा था। और ये जो युग था 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक रहा था। और भी युग हुआ था जिसमें छायावादी युग था, जिसमें छायावादी युग में महान स्तंभ के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा जैसे 4 स्तंभ हुई। और इन्होंने उस छायावादी युग की शोभा बढ़ाया था। और इस छायावादी युग जो है इसलिए जाना जाता है कि प्राकृतिक उपासना, सौंदर्य पूजन कवियों का युग कहा जाता है। छायावादी युग को प्राकृतिक उपासना, सौंदर्य पूजन कवियों का युग कहा जाता है। अब आप जानते होंगे कि छायावादी युग जो था वो 1920 से लेकर 1936 तक चला था। अब हम लोग को अन्य और जानकारियाँ प्राप्त करना है, तो इसमें है अन्य जानकारी में कि भट्ट जी स्वतंत्र रूप से लेख लिखकर हिंदी साप्ताहिक और मासिक पत्रिका में भेजते थे। उस समय जो हिंदी साप्ताहिक पत्रिका था और मासिक पत्रिका था, वो दोनों में वो अपना लेख को स्वतंत्र लिखकर भेजते थे। मतलब किसी तरह के उनको रोक टोक नहीं था, अपने विचारों को प्रकट करने पर कोई रोक टोक नहीं था। उसी चीज़ को वो बिल्कुल अपने विचारों को लिखकर मासिक पत्रिका में और साप्ताहिक पत्रिका में भेजते थे। और इसके अलावा वे कई वर्षों तक प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक रहे थे। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था और इसको घाटा सहकर कई वर्षों तक चलाया था। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से वो बहुत ही प्रभावित होकर उनके प्रेरणा स्रोत बनकर उन्होंने मासिक पत्रिका चलाया था प्रदीप, और इसको कम से कम लगभग
33 वर्षों तक उन्होंने चलाया घाटा सहकर। इसमें उनको तो कोई मुनाफा हुआ नहीं, लेकिन बहुत घाटा हुआ, फिर भी इसको बहुत दिनों तक चलाया। आगे है भारतेंदु युग की देदीप्यमान मौन विभूति होने के साथ द्विवेदी युग के लेखक के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी रहे। तो ये बहुत लोगों को भी प्रभावित किए हैं, बहुत लोगों को भी प्रेरित किए हैं इन्होंने, और देखना है क्या प्रेरित किए हैं। जो भी लेखक जो है वो द्विवेदी युग में हुए, उनको उन्होंने मार्गदर्शन देने का काम किया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि देदीप्यमान मौन विभूति, तो मैं समझा देना चाहता हूँ आपको कि देदीप्यमान के मतलब होता है तेजस्वी, शानदार, दमकता हुआ, तेज से भरा हुआ, ये सब पर्यायवाची शब्द है। और मौन कहने का अर्थ ये होता है कि मतलब कि शांत स्वभाव वाला। विभूति मतलब होता है संपत्ति, धन। तो इस तरह से इनको मतलब कि नाम के आगे लगाकर श्रेय दिया जाता है, इनको इस तरह से पुकारा जाता है। भारतेंदु युग की देदीप्यमान मौन विभूति के रूप में भी इनको जाना जाता है। अब चलते हैं इसका सारांश की तरफ, देखते हैं कि इसका सारांश क्या है। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। तो बातचीत जो निबंध है उसको बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, और ये जो आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार थे, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। लेखक कहते हैं कि वाक शक्ति जो है वो ईश्वर का वरदान है, मतलब कि हमें ये वाक शक्ति ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ है, ईश्वर ने हमें दिया है। वाक शक्ति कहने का मतलब होता है बातचीत करने की शक्ति, बोलने की शक्ति। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में न होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का हाल क्या होता। मतलब कि अगर मनुष्य के अंदर में बोलने की शक्ति नहीं होता, बातचीत करने की शक्ति नहीं होता, तो सृष्टि जो है वो गूंगी की तरह रहता, और गूंगी रहने पर न जाने क्या होता, अर्थात मतलब सृष्टि का विकास ही नहीं होता। आज जो सृष्टि में जितने भी डेवलपमेंट हुए, जितना भी विकास हुआ, जैसे देख रहे हैं कि हम बहुत सारे आधुनिक युग में जीते हुए बहुत सारे तकनीक का विकास किए हैं, आदान प्रदान बातचीत करने का बहुत सारे हमारे पास माध्यम है, और सुंदर सुंदर वस्तुओं का निर्माण किया है प्राकृतिक में। ये सब चीज़ें जो है बातचीत के चलते ही हुआ है। अगर हमारे पास कुछ मन में विचार आता है और उस विचारों को प्रकट करने के लिए हमारे पास वाक शक्ति नहीं होता है, तो हम कैसे उसका निर्माण कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कभी कि जो वाक शक्ति जो है ईश्वर का वरदान है, अगर इसके नहीं रहने पर मतलब सृष्टि जो गूंगी हो जाती, लुंज पुंज हो जाती, और इसका पता नहीं कि क्या डेवलपमेंट होता या नहीं होता, कभी ऐसा वो बता रहे हैं। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। मतलब कह रहे हैं लेखक कि जैसे कि हम लोग भाषण में, स्पीच मतलब होता है भाषण, याद रखना है कि जैसे कि हम लोग भाषण में सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे भाषण सुने होंगे जिसमें नेता के भाषण रहता है या विद्यालय में प्रधानाचार्य का भाषण रहता है, तो उसमें संबोधन करते हैं वो लोग। जो नेता अगर अपने जनता के समक्ष भाषण देता है तो उसमें भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों ऐसे संबोधन का शब्द लेता है, नाज नखरा से शुरुआत करता है। वैसे चीज़ें बातचीत में नहीं होता है, वैसे चीज़ों को मौका नहीं दिया जाता है। मतलब कि जो बातचीत में होता है वो मन के विचारों को सीधे प्रत्यक्ष रूप में प्रकट किया जाता है, उसमें कुछ और ज़्यादा चीज़ों को जोड़ा नहीं जाता है। इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि नाज नखरा का मौका नहीं दिया जाता है। जो भी बात करना है वो सीधे कहा जाता है, जो भी विचार मन में आता है उन विचारों को सीधे रखा जाता है, यही बताते हैं। आगे कवि कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। जैसे हमें ज़िंदगी को मज़ेदार बनाना है तो आपको खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, ऐसे घूमना टहलना पड़ेगा, तभी ज़िंदगी एक मज़ेदार होगा, इंटरेस्टिंग होगा। उसी तरह से आपके जीवन में बातचीत भी आवश्यक उतना ही है जितना कि ये सारा चीज़ें आवश्यक है। सोच लो कि घर परिवार में अगर आप रहते हैं, खाते पीते हैं, टहलते हैं, और अगर आपके परिवार के लोग आपसे बातचीत नहीं करते हैं तो ऐसा लगता होगा जैसे कि आपको बहुत ही अकेलापन महसूस होता होगा। लगते हैं घर में कि आप अकेले हैं, ऐसा महसूस ज़रूर होता होगा, ऐसे आपने महसूस किया होगा। तो उसी तरह से कहते हैं कभी कि बातचीत करने से क्या फ़ायदा है उसको और बता रहे हैं। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जैसे कि आप बातचीत करोगे किसी व्यक्ति से तो
चित्त कहने का मतलब होता है मन। चित्त कहने का मतलब होता है मन। मन हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। मतलब कि जो मन में जो भी चीज़ें आप रखें किसी के प्रति, जो भी विचार रखा है दबाकर किसी व्यक्ति के प्रति, या वो झूठा हो या सच्चा हो, उसका क्या हो जाता है, बिल्कुल आप उस स्पष्टीकरण हो जाता है, जिससे आपका मन हल्का हो जाता है। और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वो भाप बनकर उड़ जाता है। मवाद कहने का मतलब जैसे जानते होंगे कि आप देखे होंगे जख्म में जो मवाद होता है, उसी तरह के मन में किसी के प्रति जो घृणा जमा रहता है वो क्या होता है, बातचीत करने से वो उड़ जाता है भाप बन के। ये कभी बता रहे हैं। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। कोई भी व्यक्ति की पहचान जो है उसके बातचीत से ही पता चलता है कि व्यक्ति का व्यवहार किस तरह के है, क्या विचार है। तो बेन जॉनसन कहते हैं कि जब तक कि किसी व्यक्ति का इंटरव्यू नहीं होता है, साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, जब तक उसका कोई इंटरव्यू नहीं होता है उस व्यक्ति की पहचान नहीं होगा। इसलिए जब वो व्यक्ति बोलेगा तभी उसकी पहचान हो सकता है, मनुष्य की पहचान हो सकता है। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। जैसे बातचीत करने का भी बहुत सारे प्रकार होता है। जैसे एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। जैसे हम अपना दो व्यक्ति रहेंगे तो अपने दिल की बातों को खुलकर बोलेंगे, इसलिए उन्होंने बताया कि असल जो बातचीत होता है वो दो व्यक्ति के रूप में ही होता है। तीसरा व्यक्ति के आ जाने से बिल्कुल गड़बड़ी हो जाती है, ऐसा बता रहे हैं। अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। तीसरा व्यक्ति आ जाने से उसे डर आता है कहीं हम दोनों के बीच के बातचीत को कहीं और न कह दे, ऐसा मन में विचार चलता है। इसलिए कहते हैं कि दो व्यक्ति ही रहेंगे तभी असल बातचीत होगा। आगे कहते हैं कवि कि लेखक के अनुसार तीन लोग के बीच बातचीत अंगूठी में जड़ी नग जैसी होती है। अंगूठी में जड़ी नग का तात्पर्य यह है कि जैसे कि नग एक बहुत ही बहुमूल्य पत्थर है और जैसे वो अंगूठी से नहीं निकलना चाहता है उसी तरह से वो जुड़ा हुआ रहता है। चार लोग के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होता है, मतलब औपचारिकता ही समझ लीजिएगा। अगर चार लोग व्यक्ति आते हैं बातचीत करने के लिए तो ऐसे ही वो फॉर्मेलिटी ही निभा लेते हैं। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोग में बातचीत का हुनर है। यूरोप के लोग को बातचीत करने के शैली है, उनके पास शैली है, उनके पास कला है। हुनर कहने का मतलब होता है कला। उन लोग जानते हैं कि कैसे बातचीत करना है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बातचीत करने का हुनर को इंग्लिश में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसे सुहृद गोष्ठी कहते हैं। मतलब कि जब यूरोप के लोग बातचीत करते हैं तो इनके जो कन्वर्सेशन होता है उसको सुनने के बाद जो है वो कान को अत्यंत सुख मिलता है, मतलब कि बहुत ही सुखद अनुभूति होता है, और इसे सुहृद गोष्ठी भी कहते हैं। लेखक अंततः कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने बातचीत कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका हो। लेखक कहते हैं कि मनुष्य को अपने अंदर में ऐसा बातचीत का शक्ति पैदा करना चाहिए जिससे स्वयं ही मनुष्य अपने आप से बात कर ले, और बात करे तो उसका बातचीत करने का तरीका यह उत्तम होना चाहिए। इस विषय में लेखक ने बताया है। तो पूर्ण रूप से लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत करने के तरीका के बारे में बता रहे हैं कि बातचीत कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ के लोग किस तरह से बातचीत करते हैं। दो व्यक्ति में बातचीत होता है तो बहुत ही सुखद महसूस होता है और उसमें हृदय के बातों को व्यक्त करते हैं, और दो से अधिक व्यक्ति आ जाते हैं तो उसमें कोई दिल खोलकर बात नहीं कर पाता है, और चार व्यक्तियों के बीच में जब बात होता है तो सिर्फ औपचारिकता रह जाती है। लेकिन यूरोप के लोग के अंदर में बातचीत करने का हुनर है, उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और कभी कहते हैं कि मनुष्य को ही अपने अंदर में ऐसी शक्ति पैदा करे ताकि वो खुद से बात कर ले, और यही उसका उत्तम तरीका होना चाहिए। तो इस तरह से समरी इसका समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको इसका समरी अच्छा लगा होगा। तो आपको लास्ट में क्या करना है, हमारे चैनल के जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है।